क्लास 9th केमिस्ट्री में अध्याय तीसरा है परमाणु अणु और आयन। तो इसके हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 9 है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, स्थिर अनुपात का नियम हमें लिखना है। क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम? तो यहाँ पे देखिए स्थिर अनुपात का नियम कहें या निश्चित अनुपात का नियम कहें, और स्थिर अनुपात का नियम द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ये एक ही चीज़ें हैं। तो इसको इस तरीके से आपको लिखना है। इस नियम का प्रतिपादन 1789 में प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में सभी शुद्ध नमूनों में से किसी एक प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस नियम को, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भार का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है, जिसका प्रतिपादन, और इस नियम का प्रतिपादन देखिए किसने किया? जोसेफ प्राउस्ट ने किया। तो ये नियम क्या कहता है, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक के सभी नमूने में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं, यानी हमेशा विद्यमान रहते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया, आपको समझ में आ जाएगा। जल देखिए कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, और ये क्या है? एक यौगिक है, H2O होता है इसका, ठीक है, रासायनिक सूत्र। और इसका स्रोत देखिए नदी, समुद्र, कुआं आदि जल पाया जाता है में से प्राप्त किया जाता है, किसी से भी प्राप्त किया जाता है। तो इसे प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जा सकता है, जैसे इसे प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। हम किसी भी स्रोत से जल को प्राप्त करें तो ये हमेशा सदा पाएंगे कि भार के विचार से ये 9 भाग होता है, ठीक है, जिसमें 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन है, ठीक है। अतः जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह अनुपात सदैव निश्चित रहता है। क्या समझ में आया आपको? जल को कहीं से भी लें तो उसका अनुपात जो है भार के विचार से वो निश्चित रहता है, किसी भी स्रोत से हम जल को लें या प्रयोगशाला में भी बनाएं। तो समझ में आ गया आपको? इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। पदार्थ ए, एक पदार्थ है उसका नाम ए है, में 5.2 ग्राम पदार्थ, और बी एक पदार्थ है 2.7 ग्राम के साथ संयोग करता है। दोनों पदार्थ संयोग करता है तो बनता है 7.9, ठीक है, प्रतिफल ए बी बनता है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि परिणाम द्रव्यमान की अनुरूपता के नियम का पालन करते हैं? देखिए यहाँ पे, तो इसको सिद्ध करना 2 तरीक़ों से होता है। पहला तरीका आसान है, इसमें देखिए संयोग करने से पहले इसका भार 5.2 ग्राम, इसका देखिए 2.7 ग्राम, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो प्राप्त होता है 7.9 ग्राम, ठीक है। तो मिलने से पहले इन दोनों का योग भी कितना होता है? इतना ही होता है, मिलने के बाद इतना ही होता है, ठीक है। इसलिए प्रमाणित होता है कि द्रव्यमान अनुवर्तकता के नियम के अनुसार इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। या आप इसको प्रकनली के द्वारा भी इसे हम प्रमाणित कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो क्या प्रश्न है, परमाणु की क्या विशेषताएं होती हैं वो बताना है। तो ये रहा परमाणु की विशेषताएं। किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश्य होते हैं, यानी एक समान होते हैं, किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए आप, सोडियम के जो परमाणु होते हैं, सभी परमाणु क्या होते हैं? वो सोडियम जैसे ही होते हैं, किंतु वो क्लोरीन के परमाणु से भिन्न होते हैं, ठीक है। सोडियम का परमाणु सोडियम जैसा होता है, उसका गुण प्रदर्शित करता है, किंतु वो क्लोरीन के परमाणु से अलग होगा, इसका परमाणु इसका ही अलग गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है, इसे मैच नहीं करेगा। दूसरा देखिए क्या है, तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम का प्रत्येक परमाणु सोडियम के ही गुणों को प्रदर्शित करते हैं, किसी दूसरे तत्व या धातु के गुणों को प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये 2 विशेषताएं हो जाती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, किसी तत्व के संकेत से क्या सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं? तो यहाँ पे देखिए संकेत का क्या महत्व, तत्व के संकेत से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे देखिए एक तत्व है आयरन यानी लोहा, इसका संकेत है Fe, ठीक है, यही बात है। यहाँ पे देखिए आपको पहले ये लिखना है, तत्व के संकेत से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, यह किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है, ये बताता है कि ये कौन सा तत्व है, ठीक है। जैसे हम Fe लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ? ये आयरन हो गया, ना कि क्लोरीन हुआ, ठीक है। ये किसी विशेष तत्व को ही बताता है जिसका ये सूत्र होता है, जिसका संकेत होता है। दूसरा, यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है, इससे क्या मालूम चलता है? ये लोहे का एक परमाणु है। तीसरा, यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। अतः यहाँ पे देखिए एक उदाहरण भी है। संकेत H का क्या अर्थ है? एक तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ठीक है। हाइड्रोजन का ग्राम में देखिए कितना भाग यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे आपको पूरा लिख लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पे 5वां, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। तो यहाँ पे सापेक्ष का क्या मतलब होता है? रिलेटिव, किसी दूसरे तत्व या यौगिक से जोड़कर परमाणु द्रव्यमान की हमें व्याख्या करना। देखिए यहाँ पे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है
कि उस तत्व में परमाणु का द्रव्यमान C12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का यही मतलब है कि ये कार्बन के 12वें भाग के परमाणु से, ठीक है, द्रव्यमान से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या है, अणु की परिभाषा हमें करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। कहाँ है इसकी परिभाषा, देखिए यहाँ पे काफ़ी ध्यान से समझिए। पदार्थ जिसमें तत्व यौगिक दोनों शामिल हो सकते हैं का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु यानी मॉलिक्यूल कहलाता है। ये 2 या अधिक परमाणु के संयोग से बनता है। आपको परिभाषा लिखना है, तत्व या यौगिक के सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है वो अणु कहलाता। इसके बाद हमें हल करना है, देखिए 7वां, अणु की 2 विशेषताएं हमें बताना है। ये रहा अणु की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 विशेषताएं हैं, तो ये तीनों ही आपको लिखना है। किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। विभिन्न पदार्थों के अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगर पदार्थ 2 है तो उसके अणु भी हैं अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। देखिए जल के अणु के गुण कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के गुण से क्या होगा, काफ़ी अलग होगा। तीसरा, किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वो बताते हैं कि यही इसी पदार्थ का ये अणु है। समझ गए आप। तो ये सारे आपको लिखना है तीनों गुणों को। 8वां देखिए क्या प्रश्न है, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए मोल की परिकल्पना। मोल क्या होता है, देखिए यहाँ पे लैटिन भाषा में मोल शब्द का अर्थ है ढेर या अंबार। ठीक है, किसी पदार्थ का ढेर या अंबार। तो हम इसकी परिभाषा इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों, जिससे कौन से कण, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि ये कण क्या है, शामिल होते हैं, की संख्या उतनी ही होती है जितने कि कार्बन C12 के ठीक 12 ग्राम उसके परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कार्बन के 12 पर C12 परमाणु द्रव्यमान से तुलना करके निकाली जाती है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक सूत्र हमें लिखना है। 4 पदार्थ दिए गए हैं, तो इनका रासायनिक सूत्र पहला देखिए क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 पहला हो गया। दूसरा क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। बेरियम नाइट्रेट है तो BaNO3, और ये है कैल्शियम फास्फेट है CaPO4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे 9 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।